लंदन के एक 7 स्टार रेस्टोरेंट का जहां बिजनेस टाइकॉन्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। दुनिया भर से जाने माने बिजनेस टाइकॉन की मुलाकात और बिजनेस के हवाले से ताल्लुकात बढ़ाने के लिए वहां दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे। कोई बिजनेसमैन इस मौके को क्यों अपने हाथ से जाने देता, वहां मधु होना एहसास की बात थी। लेकिन दो नाम ऐसे थे जो अब भी वहां मौजूद ना थे। इनका ताल्लुक एक मुल्क, एक सरजमीन से था। एक लेकिन वो एक सरजमीन के दो अलहदा टुकड़े थे। एक जिसको दुनिया सोबान जासिम दाऊद के नाम से जानती थी, दूसरा जिसे हद्दाद आलम कफीर के नाम से जाना जाता था। सब लोग ही इन दोनों के मुंतजिर थे जो हम उम्र थे और सिर्फ 30 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में अपना नाम और एक अलग मकाम रखते थे। हद्दाद आलम कफीर ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सोबान जासिम दाऊद को मधु पाकर मना कर दिया था। वो इस शख्स से इस तरह टकराना नहीं चाहता था, बल्कि एक शख्स को मौका मिलते खत्म कर देना चाहता था, और सिर्फ उसे ही नहीं, दाऊद खानदान के हर नौजवान मर्द को। जबकि सोबान जासिम दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बल्कि मुस्कुराया था और अपनी जिंदगी में पहली दफा सिर्फ अपनी फतह का झंडा लहराने और हद्दाद आलम कफीर को ये जताने के लिए कि वो बुज़दिल इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन सोबान जासिम दाऊद बुज़दिल नहीं, इसलिए वहां शिरकत की हामी भरी थी। ये सब यही जानते थे। सोबान जासिम दाऊद तो एक एक साइन पर अपना कीमती वक्त गिनता था। और ये बात हैरान कुन थी कि सुभान जासिब दाऊद ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए थी, और आज सभी पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन सुभान जासिम दाऊद से मुलाकात के मुंतजिर थे, और इनका इंतजार जल्द खत्म हुआ। तो बॉडी गार्ड्स ने हमरा वो शख्स वाइट 4 पीस सूट में 6 फुट 2 इंच के दराज कद, कसरती जिसम, मखरूर नैन नकूश और मखरूराना कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। सफ़ेद दूधिया रंगत, ओशन ब्लू आंखें जो बेतासुर थी, मगर हल्की बढ़ी हुई बियर्ड वाले चेहरे पर अलबत्ता एक मुस्कुराहट थी जो देखने वाले को उस शख्स के सहर में जकड़ लिया करती थी। सोबान दाऊद का तो हर शख्स गर्विदा था। दाऊद खानदान का चमकता सितारा बिजनेस की दुनिया में, रोशन तारा बिजनेस की दुनिया का हर शख्स जो वहां मौजूद था सोबान दाऊद से मुलाकात करने को बेहद बेचैन था। तो उन्हें अफसोस था कि हदाद आलम कफीर से इनकी मुलाकात न हो पाई। इस शख्स के शहर से कौन ला ताल्लुक था, वो जिसे कफीर एम्पायर का चमकता सूरज कहकर मुखातिब किया जाता था, जिसकी एक नज़र लोगों को उसके जहर में मुब्तला कर दिया करती थी। सोबान जासिब दाऊद अपने उठते हर कदम के साथ अपने भरपूर वजाहत से वहां मौजूद लड़कियों के दिलों में कहर बर्पा कर गया। वो यकीनन आज़ाद मुल्क था, ये बात वहां की औरतों के पहनावे से आया थी, मगर सोबान जासिम दाऊद मशरकी मर्द था। उसे औरत कब अपने नशेब व फराज को आया करते रुमाल के दो टुकड़ों में पसंद थी। उसे तो कोफ्त होती थी इस पहनावे से, मगर वो इन औरतों की तस्लील या अपनी नागवारी जाहिर नहीं कर सकता था। हर मुल्क का अपना कल्चर और तहजीब होती है। खैर, तमाम अफराद से खुश असलूबी से मिलते, वहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करते, वो यकीनन अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। वहाँ पहुँचना मीडिया, मैगजीन, मीडिया इस बात की गवाही था कि वो कोसों दूर बैठे अपने दुश्मन के दिल में आग लगा चुका है। वो दुश्मन इस आग में कितना झुलस चुका है, ये तो वक्त बताने वाला था। वो कॉन्फ्रेंस अटेंड करता, जरूरियात वक्त को पूरा करता, अपनी नशस्त छोड़े उठाता, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज और हेड से मुसाफा करते, अपने गार्ड्स के साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ा गए। जब उसे अपनी जेब में फोन की रिंग सुनाई दी, सोबान ने फोन अपनी नजरों के सामने करते दो पल को ठहरा। जिसे ठहरते देख इसके गार्ड सर झुकाए रुके थे। एक सर सांस हवा में खारिज करते वो वापस अपनी स्पीड का तयन करके, तो गार्ड्स भी अपने सर के हमरा हुए। सोबान जासिब दाऊद खुद बॉडी बिल्डर की पर्सनालिटी लिए 6 फुट 2 इंच से अबूर होता कद लिए दुश्मन की जान खुश करने के लिए काफी था। मगर ये बात इसकी अम्मा जान सोबिया बेगम को कौन समझाए, जिन्हें हर वक्त अपने बेटे की फिक्र सताए रहती थी। और इनकी फिक्र महसूस करते साकिब दाऊद, सुबान जासिम दाऊद के दादा ने सख्त तायद करते सुबान को गार्ड्स को साथ रखने के लिए हुक्म दिया था, और ये कहाँ मुमकिन था कि सुबान दाऊद अपने दादा साकिब दाऊद की बात रद्द करे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा जान आप? सुबान ने फोन कान से लगा अपनी पेशानी को बाएं हाथ से मसलते पूछा। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, तुम कैसे हो और कब तक आ रहे हो? फ्लाइट ले ली? सोबिया बेगम ने छूटते ही अपने बेटे के सलाम और सवाल का जवाब देते पूछा। इनकी बेताबी पर सुबान दाऊद के लब मुस्कुरा गए। नहीं अम्मा जान, बस अभी कॉन्फ्रेंस से निकला हूँ, एयरपोर्ट की तरफ ही बढ़ रहा हूँ। सुबान ने माँ को आगाह किया। अल्लाह के अमान में बेटा, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मंगनी के फंक्शन। सोबिया बेगम ने अपने बेटे को अल्लाह के मान में देते मुद्दे पर आना चाहा, जिसे महसूस करते सुबान ने अपनी अम्मा जान की बात काटी। जी अम्मा जान, मैं देरी नहीं करूंगा, आपको शिकायत नहीं होगी, सुबान दाऊद ने कहते जैसे ही बात खत्म करनी चाहिए, जिसे महसूस करते सोबिया बेगम ने भी मजीद कुछ ना कहा। जीते रहो बेटा, अल्लाह हाफिज। सोबिया बेगम ने कहा तो सुबान दाऊद ने भी ओशन नीली आंखों को बंद करते अल्लाह हाफिज कहते फोन कान से हटा और कदम आगे बढ़ाए। सुबान ने कुछ सोचते हुए फोन पर वीडियो प्ले की,
جس میں سبحان آج کے ایونٹ کا بیسٹ بزنس ٹائکون کا ایوارڈ ریسیو کر رہا تھا۔ سبحان کے لب مسکرا اور سینڈ پر کلک کرتے وہ ویڈیو حداد عالم کفیر کے موبائل پر ارسال کر دی گئی۔ سبحان کے چہرے پر خوشی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا پورا جو ہونے والا تھا۔ بھاری بوٹوں کے چاپ سے کفیر حویلی کے سنسان لان میں چاپ پیدا ہو رہی تھی اور ملازماؤں کا ایک ریلا سر جھکا اپنے مالک کی شان میں عقیدت سے کھڑا تھا۔ وہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ایک ہفتہ تک کفیر حویلی کا طواف پورا نہ کر پائے۔ کفیر خاندان کے آباء و اجداد کی وراثت تھا، جس کی رہائشی کفیر خاندان کی پیڑھی در پیڑھی تھی۔ کفیر حویلی آزادی کشمیر کے مشہور شہر سے منسلک خوبصورت گاؤں کے علاقے میں اپنے شان و شوکت لے ہمہ وقت بھی چمچما رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں سرسبز وادی میں بھرا چمان محل تھا، وہاں صرف ایسے دو محل ہی دیکھنے کو ملتے تھے، کفیر حویلی اور داؤد حویلی۔ وہاں کا منظر جس قدر خوبصورت تھا، وہاں کی خاموشی سی قدر خوفناک، اور پھر حداد عالم کفیر کی خاموش چال۔ وہ شخص سنجیدہ طبیعت، باوقار، باروب مرد تھا، 6 فٹ 2 انچ قد وجاہت سے بھرپور کثرت جسم کا مالک، ہر نظر کا منصور نظر۔ حداد عالم کفیر اپنی مثال میں بھی بے مثال تھا۔ براؤن آنکھوں نے کفیر حویلی کی پہلی منزل سے گارڈن کا رخ کیا تھا۔ وہاں ایک گارڈ کی جیپ اور ایک مرسڈیز رکے تھے۔ گارڈ سر جھکائے مدبانہ طور پر کھڑے تھے تو مرسڈیز کی پچھلی نشست سے اترتی شخصیت کے پیروں پر حداد کی براؤن آنکھیں ٹھہر گئیں۔ اس ان پہ نازک دودھیا دوشیزہ پیر گارڈن کی گھاس پر رکھ کے باہر نکلنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا جو نکلنے والی ہے وہ کون ہے۔ وہ عطرت شاہ میر تھی، یا یوں کہیں کہ وہ عطرت حداد کفیر تھی، حداد عالم کفیر کی بیوی۔ وہ 5 سال بعد دوسری دفعہ اس حویلی میں قدم رکھ رہی تھی، اور وجہ شاہد کفیر کا حکم تھا۔ شاہد کفیر خاندان کے سربراہ اور حداد کے دادا جان تھے، جن کا حکم اس حویلی میں سانس لینے تک کے لیے ضروری تھا۔ بہو بیگم صاحبہ آپ چلیں، میں آپ کا سامان نکلواتی ہوں، ایک آدھی عمر ملازمہ نے سر جھکائے اس حویلی کی بہو سے کہا جو باہر نکلتی اپنی کالی بڑی خوبصورت آنکھوں سے چہرے پر مسکراہٹ لی اس حویلی کو دوسری دفعہ دیکھ رہی تھی۔ پہلی دفعہ وہ یہاں 5 سال پہلے آئی تھی، تب اس کا استقبال دھوم دھام سے ڈھول نگاروں کے ساتھ حویلی کے ہر فرد کی موجودگی میں کیا گیا تھا، اور آج اس کا استقبال ملازمہ کی موجودگی میں ہو رہا تھا۔ عطرت کے چہرے پر مایوسی کے رنگ بکھرے جنہیں اس کا شوہر بہت غور اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میرون پٹھانی فراک میں سر پر میرون دوپٹہ اوڑے 23 سال کی عطرت پہلی دفعہ سے حداد کو بڑی محسوس ہوئی۔ کندھے پر بلیک گولڈن کڑھائی والی چادر ڈالے وہ خود کو مکمل ڈھانپے ہوئی تھی۔ تلہار بیٹھے کو تو اس کا چہرہ ہی کافی تھا، بڑی خوبصورت کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک جس میں ڈائمنڈ کے نت تارے کی طرح چمچما رہی تھی، بھرے بھرے گال، سفید گلابی کشمیروں جیسی رنگت۔ وہ جنت کی حور معلوم ہوتی تھی۔ عطرت کی ناک پر چمکتے ستارے کی روشنی دھوپ میں چمکی اور حداد کے گلے میں گلٹی بھر کر معلوم ہوئی۔ حداد جو بہت دلچسپی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، ایک دم پلٹا، اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے دل کو ملامت دی۔ یہ دشمنوں کی بیٹی حداد، یہ عطرت شاہ میر ہے۔ حداد نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے خود سے کہا اور آفس سے سیدھا حویلی آیا تھا۔ کوٹ ملازمین کو دیتے اپنے کمرے کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، جب گارڈن کے قریب پورچ میں گاڑیوں کی آواز سنتے رکا تھا۔ حداد نے اپنے قدم اپنے کمرے کی سمت لیے۔ حداد نے روم میں آتے ہی ٹائی اتاری اور غصے سے کاؤچ کی طرف اٹھا لی۔ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے، کوٹ بھی کاؤچ پر پھینکا، اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے وہ خود کو بیڈ پر ڈھائے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب موبائل پر رنگ بیپ ہوئی۔ وہ ویڈیو میسج تھا جسے حداد نے کھولتے اپنے دشمن کو مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ حداد کے تن بدن میں آگ سے انگارے پھوٹے تھے اور موبائل زمین بوس ہوا تھا۔ دفعتاً وہ اٹھتا باہر کی سمت آیا، غصہ اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہا تھا۔ سامنے سے آتی فاطمہ بیگم اپنے بیٹے کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتی فکر مند ہوئی۔ حداد اپنی ماں کے پاس لاؤنج میں ٹھہرا۔ اما حضور، دشمنوں کی بیٹی کو کس روم میں ٹھہرایا آپ نے؟ حداد نے پوچھا تو سربراہی صوفے پر بیٹھے شاہد کفیر نے اپنے نوجوان پوتے کو دیکھا۔ حداد کی کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ تمہیں اس سے کیا ہے برخوردار؟ تم تو اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اب کیوں پوچھ رہے ہو اس کا؟ دادا حضور نے سوال کیا۔ میرا اس سے مرنے تک ایک تعلق رہے گا، وہ ہے نفرت، اور اس نفرت کے تعلق کی بنا پر اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ حداد نے دادا جان کے طنز کو سمجھتے باور کروایا تو دادا جان اپنے سر جھٹکتے چائے پینے میں مشغول ہوئے، جبکہ فاطمہ بیگم اس لڑکی کے ذکر پر سخت بدمزہ ہوئی، لیکن وہ بیٹے کے جواب نہ دینے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ دائی جان کے برابر روم میں ٹھہرایا ہے، فاطمہ بیگم نے کہتے رخ موڑا تو حداد نے بھی دائی جان کے کمرے کی سمت قدم بڑھائے تھے۔ شاہد کفیر اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اس حویلی میں رہتے تھے۔ بڑا بیٹا آسم کفیر، جن کی بیگم کا نام ردا تھا، ان کے ہاں 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا حنان اعظم کفیر جو کفیر خاندان کا پہلا شہزادہ تھا، دوسری اشراق اعظم کفیر اور تیسری جناح
आज़म कफ़ीर वो दोनों बहनें जुड़वां थीं, लेकिन सिर्फ नाम की। वो शक्ल सूरत से एक दूसरे से मुख्तलिफ हुस्न रखती थी। और चौथी और कफ़ीर ख़ानदान का आखिरी अयाश शहज़ादा यसान आज़म कफ़ीर इसकी शरारतें इस खामोश हवेली में रौनक लगाए रखती थी। रिदा बेगम की याजान की पैदाइश के 2 साल बाद वफात हो चुकी थी। वजह इसकी बीमारी थी। तब से हवेली और रिदा बेगम के बच्चों को फातिमा बेगम ही संभाले हुई थी, जो अपने बच्चों से बढ़कर इनसे मोहब्बत करती थी। शाहिद कफ़ीर की दूसरी औलाद आलम कफ़ीर थे, जिनकी बीवी फातिमा बेगम थी। इनकी खुद 2 औलादें थी, बड़ा बेटा हद्दाद आलम कफ़ीर और छोटी बेटी मुकद्दस आलम कफ़ीर। हवेली का सबसे बड़ा बेटा हनान आज़म कफ़ीर था, जो बिजनेस की दुनिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो इस वक्त 35 साल का था और जेल में ना करता गुनाह की सजा काट रहा था, जिसका इतराफ वो खुद कर चुका था। 5 साल बाद उसे कुछ दिनों में रिहाई मिलने वाली थी। दूसरा हदाद आलम कफीर था, जो उस वक्त 30 साल का था और कफीर एम्पायर का चमकता सितारा था। वो अपने ताए और बाप के साथ बिजनेस संभाले हुए था। फिर मुकद्दस आलम कफीर थी, जो 25 साल की हो चुकी थी, और उसके बाद 24 साल इशराक और जिना थी, और फिर 22 साल यजान आजम कफीर था, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। हदात ने मतलूबा रूम में बिना डोर नॉक के एक कदम अंदर की सिमत लेते पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद किया। वो एक दरमियाना सा कमरा था, जहाँ खास मुलाजमाओं की ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी। हदात पहली दफ़ा इस रूम में दाखिल हुआ था और बहुत गौर से जायज़ा ले रहे थे। हदात की निगाह बेड पर रखे सूटकेस की तरफ गई, जहाँ कपड़ों के ऊपर 2 फ्रेम बराबर से रखे थे। एक जिसमें हदात और इतरत की 5 साल पुरानी शादी की तस्वीर थी, जिसमें इतरत महरून लहंगे में पूर पूर सजे शर्म से निगाहें झुकाए हदाद के सीने पर दोनों हाथ रखे हुई थी, तो हदाद ब्लैक शेरवानी में मुस्कुराता इतरत के सर पर चेहरा टिकाए हुए था। हदाद के लबों पर फिर मुस्कुराहट बिखर गई। वो ये भी भूल गया कि कुछ देर पहले वो अपने दुश्मन की वजह से गुस्से में था। दफातन वॉशरूम का दरवाजा खुला और उसकी आहट से हदाद की निगाह दूसरी फ्रेम पर गई, जहाँ इतरत दाऊद खानदान के साथ खुशी से चहक रही थी, और उसका खानदान था जिसके साथ वो मुस्कुरा रही थी। या फिर यूं कहे कि वो हदाद के दुश्मन थे, जिनके साथ वो चहक रही थी। हदाद का चेहरा धुआं हुआ। आप इतरत जो वॉशरूम से शावर लेती पैरेट ग्रीन शलवार कमीज में मलबूस थी, गीले बालों को एक कंधे पर डाले हदाद की चौड़ी पुश्त को देखती गोया हुई। वो इस शख्स की खुशबू से उसे पहचान सकती थी, तो कैसे मुमकिन था पुश्त से ना पहचान पाती। हदाद इतरत की आवाज़ पर पलटा। हदाद की नजरें खुशबू में नहाई इतरत पर पड़ी, और कई लम्हे हदाद सांस रोके उसे देखता रहा। फिर हदाद 4 कदम के फासले को मिटाता इतरत के बेहद करीब आ चुका था। इतरत ने हदाद को अपने करीब महसूस करते नजरें उठाए, फासला कायम करना चाहा। इतरत ने बिना पलटे पैर पीछे लिए, मगर वॉशरूम होने की वजह से वो वॉशरूम की चौखट से टकराती। मुंह खोले हाथों को वॉशरूम के दरवाजे को थामने की कोशिश करती, वॉशरूम के फर्श पर जाकर गिरती कि हदाद ने अपना कसरती हाथ इतरत की कमर पर लपेटते उसे अपने सीने से लगाया। इतरत दोनों हाथ हदाद के सीने पर रखती हदाद को देखने लगी। इन दोनों की धड़कनें जैसे एक दूसरे के दिल में धड़क रही थी। इतरत का शर्मो हया से चेहरा सुर्ख हुआ, तो हदाद इतरत के चेहरे पर झूलने वाली नागिन से लट को खींच कर इसका चेहरा अपने बेहद करीब कर गया। तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर हो तो दुश्मन। दुश्मन को घर में पनाह दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने सलील खानदान की यादें उठाकर मेरे घर में ले आओ। इतरत शाहमीर। हदाद पल में सारा खुमार भुला इतरत के चेहरे पर दबी आवाज में कुर्राया। इतरत की सांस तो पहले इस बॉडी बिल्डर की बाहों में नम थी। वो उसकी कुराहट पर इतरत ने फटी फटी आंखों से हदाद को देखते बची हुई सांसें भी रोकी। अपने खानदान की बेइज्जती पर इतरत की आंखों से 2 आंसू गालों पर बहे। क्या आंसू बचा कर रोका? भी तो सिर्फ तस्लील की है, तुम्हारे जलील खानदान की। बहुत जल्द तुम्हारे खानदान के हर फर्द के चेहरे से मुस्कुराहट छीन लूंगा, जिस तरह तुम लोगों ने 5 सालों से हमें मुस्कुराने नहीं दिया। मैं तुम लोगों पर खुशियां हराम कर दूंगा, और वो तुम्हारा हराम खोर सुबान भाई। हदाद अब की दफा बेहद गुस्से से इतरत के बालों को कुत्ती से जकड़ते हुए धाड़ा। इतरत को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल लगा। इतरत कब की जमीन पोस हो जाती अगर हदाद का एक बाजू उसके पूरे वजूद को थामे हुए न होता। इतरत की होंठ कपकपाए। वो न अपने खानदान की तजलील बर्दाश्त कर सकती थी और ना ही इस शख्स का गुस्सा, इसलिए अब अपनी पूरी कुव्वत से हदाद के सीने पर हाथों से धक्का देती मजाहमत करती लंबी सांस खींच गई। हदाद इसकी मुजामत पर अपने अल्फाज अधूरे छोड़ गया। मेरा खानदान ना जलील है, ना मेरा भाई हराम। आपको शर्म नहीं आती? गाली देते हुए दूर हटी मुझसे। इतरत लंबी लंबी सांस खींचती सुर्ख नाक के साथ हदाद पर अपनी बारीक आवाज से गुर्राई। हदाद ने अपनी बीवी की इतने सालों बाद आवाज सुनते, वो भी अपने दुश्मनों के हक में, हदाद गुस्से से मजीद पागल होता है। इतरत का जबड़ा जबड़ा दबोच गया। दोबारा मुझ पर खुराने की कोशिश की तो अब भी बस ट्रेलर ही दिखाया। फिल्म दिखाने में मुझे कोई कबाहत नहीं हो कि हदाद ने इतरत को वार्निंग दी। इतरत को सीधा करते हदाद ने पीछे की जानिब कदम लिए और दाऊद खानदान के चमकते फ्रेम को बिना मोड़े उंगलियों से थामते अब बाएं जानिब दीवार पर इतनी नरमी से फेंका
کہ اطرت کو محسوس ہے جیسے وہ گلاب پھینک رہا ہے، مگر اس نرمی میں بھی اتنی شدت تھی کہ فریم دیوار سے ٹکرایا۔ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے فریم تصویر نکل کر اطرت کے پیروں میں سے کچھ آگے آن گری اور فریم کا شیشہ کرچی کرچی ہوتا موتیوں کی طرح زمین پر بکھر گیا۔ اطرت نے تکلیف کی انتہا محسوس کرتے حداد کو آنسو بہاتی نظروں سے دیکھا۔ اطرت نے لپک کر تصویر اٹھانی چاہی، حداد نے اطرت کی کلائی تھامے اسے روکا اور اس کوشش میں وہ تصویر حداد کے بوٹوں کی زینت بن چکی تھی۔ اطرت کی نظر اب بھی اس تصویر پر جمی محسوس کرتے حداد کو اپنے جسم میں انگارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ لک ایٹ می، حداد دھاڑا اتنے نے حداد کی گرجدار آواز پر سہمی ہوئی آنکھوں سے حداد کو دیکھا۔ تم صرف اس چیز کو چھوؤ گی جسے میں چھونے کا کہوں گا، سمجھے اطرت شاہ میر؟ حداد اطرت کی سہمی ہوئی ہرنی جیسی نگاہیں دیکھتا مسکراہٹ سجائے گویا ہوا۔ اطرت جو سہمی ہوئی نگاہوں سے حداد کو دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ دیکھتی جیسے مخمور ہوئی۔ وہ 5 سال تک اس ظالم انسان کی جدائی میں بیواؤں کی طرح زندگی گزار کر لوٹی تھی۔ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی اس نے داؤد خاندان واپس لوٹنے کا نہیں سوچا تھا، نہ ہی وہاں کے کسی فرد سے رابطہ کیا تھا، صرف اس ظالم شخص کے لیے جس نے آج اسے ایک نہیں کئی دفعہ اطرت حداد کفیر کے بجائے اطرت شاہ میر کہہ کر بلایا تھا۔ اطرت کے اعصاب تنے، دکھ، غصہ، بے بسی نے جیسے اسے ایک دم گھیر لیا۔ کس حق سے حق جتا رہے ہیں مجھ پر؟ اطرت شاہ میر سے کیا تعلق رکھتے ہیں آپ؟ اطرت ہذیانی انداز میں بولی۔ حداد کی مسکراہٹ پل میں سمٹی۔ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ یہ میں تمہارے وجود پر خود کو ضبط کرتے اچھے سے باور کروا سکتا ہوں۔ میرے سامنے زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ حداد نے اطرت کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ دی، گرجدار آواز میں کہا۔ کس حق سے؟ ہاں کس حق سے؟ کون ہے آپ میرے؟ اطرت سر میں اٹھتی ٹیسے اگنور کر دی، بے بسی سے بولی۔ شاید یہ ستم اگر اب اس کے نام سے خود کا نام اب یہ ستم گھر اگر اس کے نام سے خود کا نام جوڑ دے جسے سننے کے لیے اطرت بے چین ہو رہی۔ میں وہ ہوں جو تمہاری کوکھ میں اپنے خون کو پلنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو تمہارے خوبصورت جسم پر اپنی شدتوں کے نشان چھوڑ سکتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو تمہیں ابھی بوکھلانے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ حداد اطرت کے الفاظ پر سیخ پا ہوتا بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ کیا سننا چاہتی ہے، لیکن میرے نزدیک تمہاری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ میں تمہیں اپنی قربت نفرت میں بھی بخش سکوں۔ تمہارے اتنے قریب آنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ تمہیں باور کروایا جا سکے۔ تمہاری اہمیت اگر ملازمہ سے ذرا اونچے مقام پر ہوئی تو وہ حداد عالم کفیر کے دل بہلانے کے سامان کی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں تم اپنے خاندان کی ذرا عزت دار لڑکی ہوگی جو کم سے کم اپنے شوہر کا دل بہلانے کا سامان تو نہیں بنے گی۔ تمہیں یہاں صرف اس لیے لایا گیا ہے کیونکہ دادا جان چاہتے تھے، اور مقام تو تم دیکھ ہی چکی ہو کہ کیا ہے تمہارا میرے نزدیک۔ حداد اطرت کی آنکھوں میں تکلیف کی نمک دیکھتے گویا ہوا، اور اشارہ جویری اور ملازمین کے کمرے کی طرف تھا جہاں اطرت کو فاطمہ بیگم کے حداد کے روم میں نہ ٹہرانے کے احتجاج پر یہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ میں آپ کی بیوی۔ اطرت نے حداد کی بات سن کر احتجاج کرنا چاہا تو حداد نے پھر اطرت کا جبڑا دبوچ لیا۔ تم ہمارے دشمنوں کی بیٹی ہو اور یہاں صرف اس لیے موجود ہو کہ تمہارے نام کے ساتھ کفیر خاندان کا کاغذی نام جڑ چکا ہے۔ اس سے زیادہ تمہارا کوئی وجود نہیں، کوئی مقام نہیں۔ اپنی حد میں رہنا۔ اما حضور کو تم سے جس دن کوئی شکایت ہوئی وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، سمجھی؟ حداد نے کہا۔ اطرت نے کالی آنکھوں میں آنسو لی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ حداد کو ان آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ اطرت نے اس شخصی آنکھوں میں اپنی محبت کو کوئی جذبہ نہ دیکھتے رخ واپس اس تصویر کی طرف کیا جس میں موجود ہر شخص اطرت سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اطرت کی نظروں کے باغی پن کو دیکھتے حداد نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال دیا، لائٹر نکالتے اس تصویر کو اپنے پیر سے جھٹکا دیا اور جلتا لائٹر اس پر اچھالا۔ آگ نے اس تصویر کو پکڑتے چنگاریاں دینا شروع کیا۔ اطرت کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو آرزو کا حصہ بنے۔ وہ ایک تصویر تو سینے سے لگائے ہوئی تھی، صرف ایک تصویر۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، کس حال میں۔ یہ تصویر ہی تو اسے اپنوں کے بے حد قریب ہونے کا احساس دلاتی تھی، اور آج اس شخص کی وجہ سے۔ حداد نے اطرت کا رخ پھر اپنی طرف اس کا منہ دبوچ کر کیا۔ ویلکم ٹو دی ہیل اطرت شاہ میر۔ حداد یہ کہتے اطرت کو خود سے دور جھٹکا دیتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس روم سے باہر نکل گیا۔ اطرت حداد کے جھٹکا دینے سے بیڈ سائڈ ٹیبل سے ٹکراتی زمین پر بکھر کر بیٹھتی اس تصویر کی خاک کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ حداد کے الفاظ اطرت کے سینے پر نہ دیکھنے والے وار کر گئے تھے۔ یہ منظر تھا صبح جاسم داؤد کے منگنی فنکشن کا، جہاں بڑے پیمانے پر عزیز و نامور شخصیات شامل تھے۔ داؤد حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جس سے اس حویلی کی خوبصورتی میں 4 چاند زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ داؤد حویلی بھی داؤد خاندان کی وراثت تھی۔ کشمیر کے خوبصورت پہاڑی شہر سے منسلک علاقے میں اپنے دشمن حویلی کی طرح آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ رات کا منظر چمکتی لائٹس کی چادر نے اس حسین حویلی کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ثاقب داؤد داؤد خاندان کے سربراہ وجہ دل سب سے پوتے کی خوشی کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ ثاقب داؤد کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا جاسم داؤد، جن کی بیوی صوبیہ بیگم تھی۔ ان کے ہاں 3 اولادیں تھی، صبان جاسم داؤد، افق جاسم داؤد اور قندیل جاسم داؤد۔ دوسرا بیٹا شاسم داؤد تھا
जिनकी शादी रुकैया बेगम से हुई थी। इनके यहाँ पे 3 औलादें थी। सबसे बड़ी बेटी जवेरिया शाजिम शाजिम दाऊद, दूसरा बेटा यासिर शाजिम दाऊद और तीसरा बेटा फराज शाजिम दाऊद। साकिब दाऊद की तीसरी औलाद बेटी थी। ताशा शाह मीर, इनकी शादी अली शाह मीर से हुई थी, मगर शादी के कुछ साल बाद ही इन दोनों में बीवी का कार एक्सीडेंट हुए इंतकाल हो गया, जिसके बाद इनके 2 बच्चे अपने ननिहाल में ही परवरिश पाने लगे। बड़ा बेटा मुस्तफ़ा शाह मीर और छोटी बेटी इतरत शाह मीर। साकिब दाऊद और शाहिद कफीर बचपन के दोस्त और जिगरी यार थे। ये दोस्ती इनकी नस्लों में भी खून की तरह दौड़ने लगी। लेकिन 5 साल पहले जवेरिया के सफाक कदम और 20 साल पुराने जख्म के नए सिरे से अबूर होने पर फिर ये दोस्ती इनकी नस्लों में दुश्मनी में तब्दील हो चुकी थी। दाऊद हवेली का सबसे बड़ा बेटा सुबान था, जो कि दाऊद अंपायर को न सिर्फ संभाले हुए था, बल्कि नामवर बिजनेस टाइकॉन में सर फहरिस्त इसका नाम लिया जाता था, जिसका निकाह 5 साल पहले मुकद्दस आलम कफीर से करवाया गया था। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे। इसलिए शाहिद कफीर और साकिब दाऊद ने हदाद और इतरत की शादी वाले दिन इनका निकाह करवा दिया था। इतरत और हदाद की शादी थी और 3 निकाह थे। दूसरा मुस्तफ़ा शाहमीर था, जो कि सुबान से 1 साल छोटा 29 साल का था और शाहमीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को संभाले हुए था और सुबान की तरह ही बेस्ट बिजनेस टाइकून माना जाता था। मुस्तफ़ा इतरत की फुप्पो सोबिया बेगम थी, जो रिश्ते में इनकी बड़ी मुमानी भी लगती थी। तीसरी जवेरिया शाजिम दाऊद थी, जो चौथा इसका जुड़वा भाई यासिर शाजिम दाऊद, जो कि 28 साल के थे और सोबिया के साथ ही दाऊद अंपायर संभाले हुए थे।
साकिब दाऊद के कहने और मुकद्दस की रजामंदी पर इसी वक्त रुखसती की इजाज़त दे दी गई। शाहिद कफीर अपनी पोती को सीने से लगाए खुश और मजबूत रहने की दुआ देते। वहां से आजम और आलम साहब के साथ रवाना हो चुके थे, लेकिन अपने दामाद को आंखों से अपनी बेटी के लिए वार्निंग देता। कतई नहीं भूले थे जिस पर सुबान ने दांत पर दांत जमाए सब्त किया था, जबकि सोबिया बेगम बेहद खफा होती अपने कमरे का रुख कर गई थी, और यही अमल रुकैया बेगम ने भी अंजाम दिया था। जवेरिया तो पहले ही अपने रूम में चली गई थी, तो शाजिम और जासिम दाऊद भी अपने अपने कमरों का रुख कर गए। दादा जान कंदील से मुकद्दस को सुबान के रूम में छोड़ने का कहते बैठक का रुख कर गए। यासिर और फराज ने मेहमानों को घर रवाना कर दिया था, तो मुस्तफ़ा भी अपने इश्तियाल को काबू करता। गाड़ी की चाबी ले बाहर का रुख कर गया। जब वो बेहद गुस्से में होता था तो वो बेमकसद ही ड्राइविंग करता था, और अगर ज्यादा ही परेशान हो तो शाहमीर हाउस का रुख कर जाता था, जहाँ इसके बाप और माँ की बहुत सी यादें थी। मुकद्दस को सुबान के रूम में भेज दिया गया, जबकि कंदील मुकद्दस को फौरन भाभी बनाती। दोस्ती कर चुकी थी, उसे तो हमेशा से ही अपने भाई के लिए मुकद्दस पसंद थी, ताकि अपने मामू की रोती रोतू सी बेटी शुमाला, और यही राय उफक की थी, जो सुबान की मंगनी पर पूरा पूरा एहतजाज करती। तबीयत खराब का बहाना बनाए अपने रूम में लॉक थी। कंदील मुकद्दस से खाने का पूछती जा चुकी थी, क्योंकि मुकद्दस ने खाने से मना कर दिया था। कंदील के इतने इसरार के बावजूद मुकद्दस सुबान के रूम का जायजा ले रही थी। 5 सालों में ये रूम काफी तब्दील हो चुका था। व्हाइट और गोल्ड के इंटीरियर से सजा शानदार कमरा, जो अपने मालिक के आला ज़ौक़ को वाज़ेह कर रहा था। वो बचपन से ही जानती थी सुबान की आला ज़ौक़ और पसंद को, जानती भी कैसे ना, सुबान की दीवानी जो थी। लेकिन आज सुबान के मंगनी वाले पल चेहरे पर फैले सुकून को देखते मुकद्दस का दिल कच्चों में टूटा था। वो उस शख्स के लिए किस कदर दीवानी थी कि आज तक इसने सुबान के अलावा किसी दूसरे शख्स को तस्वुर भी नहीं किया था। और एक वो जालिम बेमहर शख्स था जो मुकद्दस की जगह किसी और को देने वाला था। क्या वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? इसके नज़दीक मेरी कोई अहमियत नहीं कि मेरे हक मेरी जगह और किसी को भी दे सकता है। मुकद्दस ने डूबते दिल के साथ सोचा था। नजरें बेड के ऊपर बड़े से पोर्ट्रेट में सुबान की मुस्कुराहट पर मरकूज थी। इतने में ही दरवाजा खुला और सुबान रूम में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद करते सुबान की नजर बेड के पास खड़ी मुकद्दस की पुश्त पर गई, जो अपनी ख्याली दुनिया में गुम सुबान के बंद दरवाजा बंद करने पर भी मुतवज्जो नहीं हुई। सुबान ने अपना कोट उतारते सोफे पर उठाला और कफ कोहनियों से जरा नीचे फोल्ड करते दोनों हाथ जेबों में उड़साए और मुकद्दस के करीब खड़ा हुआ, अपने आसपास मर्दाना दिलकश सी क्लोन की खुशबू इनहेल करते। मुकद्दस होश में आती पलटी ही थी कि सुबान के फौलादी सीने से टकराती बेड पर बैठ के पीठ के बल गिरती कि सुबान ने अपना हाथ मुकद्दस की कमर पर लपेटते उसे गिरने से बचाया। अपने हाथ की मजीद मुकद्दस की कमर पर गिरफ्त जमाते सुबान ने अपने सीने में मुकद्दस को भींचा। मुकद्दस शर्म से पलकों को सजदा रेस कर गई। सुबान के चेहरे पर मुबहम से मुस्कुराहट बिखर गई। अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं बीवी कि तुम यूं शर्माओ। सुबान ने मुकद्दस के सुर्ख होते चेहरे को देखते कहा, तो मुकद्दस ने बमुश्किल पलकें उठाई। हेजल ग्रीन आंखों से नीली आंखों में देखा। वो पहली दफा जिंदगी में किसी मर्द के इस तरह करीब खड़ी थी। मैं नहीं, आप छोड़े मुझे, जाए अपनी मंगनी करें, जाकर यहाँ क्या करने आए? मुकद्दस सुबान के सीने पर अब दोनों हाथों से वजन देती, पहले झिझक और फिर गुस्से से खालिद बीवी वाले अंदाज में गोया। सुबान तो अपनी बीवी के कुछ देर पहले शर्माना और दोबारा शेरनी अंदाज देकर आंखें फैला गया। इस मंगनी के बदले तो तुम्हारी रुखसती करवाई है बीवी, अब कौन कम वक्त इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़ दे। जनवरी की ठंड में मंगेतर के दर की खाक छानने, जब मंगेतर क्या दुनिया भुलाने का नशा मेरी बाहों में है। सुबान मुकद्दस के चेहरे के नकूश को देखते दूसरे हाथ से मुकद्दस के चेहरे को अपने मजीद करीब करता गोया हुआ। मुकद्दस की पलकें फिर लरसती आरज़ों पर सजदा रेस हुई। इस तरह शर्माओ की जाना तो दुनिया भुला सकता हूँ, तुम्हारे सदके जाना खुद को लुटा सकता हूँ, सुबान ने खुमार भरे लहजे में कहते मुकद्दस को मजीद खुद के करीब किया, तो मुकद्दस को भी खुद में सिमटने पर मजबूर कर दिया। मुझे शावर लेने और अचानक रुखसती पे मेरे पास कपड़े। मुकद्दस ने झिझक से सुबान की जुबानी बात को पूरा होने से पहले टोका, तो सुबान ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। वो खूब समझ रहा था ये इसकी बीवी की इससे बचने की कोशिश है। अब तुम्हें मेरे पास आने की इतनी जल्दी थी, मैं क्या करूं? फौरन रुखसती को मान गई। खैर, तुम मेरी शर्ट और ट्राउजर पहन सकती हो बीवी, सुबह तुम्हारी जरूरत का हर सामान इस रूम में मिल जाएगा तुम्हें। सुबान ने मुकद्दस को आंख लगाते फराख दिली दिखाई। मुकद्दस से जुबान की बात पर उसे घूरना शुरू किया। खुद ही तो कुछ देर पहले रुखसती करवाने के लिए धमकी दे रहा था, और अब कैसे सारा इल्जाम मुकद्दस पर डालकर एहसान कर रहा है ये शख्स। बिल्कुल पता है ये शुगल मारते हुए कितने मनहूस लग रहे हैं आप। मुकद्दस ने एक सांस खींचकर कदम ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ाए। सुबान को अपनी बीवी की जबान सुनते जैसे सदमा हुआ, और कुछ देर के लिए अपनी जगह से हिल भी ना पाया, लेकिन खुद को कंपोज करते रुख ड्रेसिंग रूम की चौखट पर खड़ी अपनी बीवी की तरफ गया, जो अपने शौहर का सदमा रूप बड़ी फुर्सत से एंजॉय कर रही थी। कुछ देर पहले अपने शौहर को कत्ल करने के लिए गन लोड करने वाली जहन्नुमी औरत से तो
कम ही मनहूस लग रहा हूँ बीवी, सुबह ने इत्मीनान से कहा तो मुकद्दस जल कर कर गई। जिस पर सुबहान तुम्हारी तो कहते इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो मुकद्दस इस देव की कैद में जाने से पहले ही ड्रेसिंग रूम लॉक करके खिलखिला दी। सुबहान भी नफे में सर हिलाता दरवाजे को देखता रह गया। मुस्तफ़ा बेमकसद ड्राइविंग करता अपने इश्तियाल को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जो किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। हद्दाद पर गुस्से का ये आलम था कि वह अपने भारी भरकम हाथ का मुक्का बनाते बार बार फ्रस्ट्रेशन में स्टीयरिंग पर मार रहा था। इसकी बहन हद्दाद की खातिर इस सबको फरामोश कर गई थी। और हद्दाद ने इतरत के लिए क्या किया था? वो इस वक्त भी खामोश रहा जब उसे गफीर हवेली से दूर अकेले रहने को भेजा जा रहा था। किस कदर नाजों से पाला था हद्दाद ने अपनी बहन इतरत को। माँ बाप का प्यार भाई की सूरत में निछावर किया था, और सिर्फ हद्दाद ने ही नहीं, दाऊद हवेली के मकीनों ने भी इतरत को बहुत चाहा था। इतरत मुस्तफ़ा से 6 साल छोटी थी और बचपन से मासूम नाजुक से अकेले रहने से डर जाने वाली। वो सिर्फ हद्दाद जैसे शख्स के लिए 5 साल का तनहा हिजर काट कर लौटी थी। वो भी शायद कफीर ने उसे वापस बुलाया, वरना वो पता नहीं कब तक ये हिजर भरी जिंदगी गुजारती रहती। एक दफा ये शख्स इसकी बहन और अपनी बीवी से मिलने तक ना गया। मुस्तफ़ा साकिब दाऊद अपने नाना जान के कहने पर लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए था कफीर खानदान से। साकिब दाऊद का मानना था कि इतरत अब शादीशुदा है, और अगर वो हमारे पास आना चाहेगी तो हम लोग कफीर की हवेली में घुसकर उसे साथ लाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आना चाहती तो ये इसका फैसला है और हमें अपनी बेटी के फैसले की कदर करनी चाहिए। मगर मुस्तफ़ा अपनी बहन से मुकम्मल गाफिल न था। वो अपनी बहन का अकेलापन, शौहर की गफलत, सब कुछ जानता था। वो कश्मीर की खूबसूरत वेली वाले टूवे रोड पर था। इस वक्त यहाँ का मंजर काफी सन्नाटा खेज था। मुस्तफ़ा ने टर्न लिया और उसकी नजर एक जीप के पास खड़ी लड़की की तरफ गई, जो 4 आदमियों की नजरों के घेरे में खड़ी थी। सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में और जीप की लाइट्स पर इस अंधेरे में डूबी सर्द रात का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मुस्तफ़ा के माथे पर शक्लों का इजाफा हुआ। वो समझ चुका था वो आदमी इस लड़की को छेड़ रहे हैं, और एक ये सनफ नाजुक रात के 1 बजे अकेली घर से निकलने का क्या मकसद था। मुस्तफ़ा को जीप भर कर लड़की पर भी गुस्सा आया। मुस्तफ़ा की काली आंखें, जिनकी सफ़ेद लचक पर इश्तियाल से सुर्ख छाई, इसमें मज़ीद इजाफा हुआ। मुस्तफ़ा अपनी कार को इन लोगों से कुछ फासले पर लगाता दरवाज़ा खोले, अपने माथे पर बिखरे बालों को एक हाथ से पीछे करते इनकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। सुनसान सड़क पर पहियों की चरचराहट, इन चारों आदमियों ने, जिनमें एक जीप के पिछले रोड पर दोनों हाथ जमाए, इस जीप की बोनट पर बैठा था और दो लड़की के अतराफ में खड़े थे। गर्दन मोड़कर गाड़ी से उतरते नौजवान मर्द को देखने लगे। मुस्तफ़ा ने कोट उतारा हुआ था। अब वो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस था। वाइट शर्ट इसके बॉडी बिल्डर वजूद को जाहिर कर रही थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते लंबे लंबे डग भरता इन तक पहुंच रहा था। हाथ बारी बारी हरकत में थे कफ मोड़ने के लिए। वो लड़की भी पलटकर इन आदमियों की नजरों के ताक़ुब में देखने लगी। क्रिस्टल ब्राउन आंखों में एकदम चमक उभरी। क्या हो मोहतरमा, कोई मसला है? मुस्तफ़ा ने एक गलत नजर भी इस लड़की पर डाले बिना पूछा। अबे क्यों भाई लगता है तो इसका? लड़की के पास खड़े दो आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ते बोला। अस्तगफिरुल्लाह, लड़की ने बाकायदा दोनों कानों को छूते एहतजाज किया। मुस्तफ़ा ने लड़की की बात पर हैरत से लड़की को देखा और दूसरे पल ही नजरें घुमाई। वो लड़की ब्लैक मास्क के अपने होंठ और नाक ढके, ब्राउन आंखों पर ब्लैक आई लाइनर्स लगाए, मुस्तफ़ा को गहरी नजरों से देख रही थी। वाइट पैरों को छूते गाउन में सिर्फ उसके दूध या खूबसूरत हाथ नजर आ रहे थे। पैर भी अलबत्ता गाउन में छुपे थे। सर पर वाइट स्कार्फ इस तरह लपेटा था कि ब्राउन रेड बाल, जो कि कमर से नीचे तक थे, साफ नजर आ रहे थे। हमारा बात करना तो पसंद नहीं आ रहा था तुझे और इस लड़के को, भाई बोलने पर इस्तगफार कर रही है। दूसरा आदमी लड़की का रुख अपनी तरफ मोड़े गुस्से से कहने लगा। लड़की ने इस आदमी का हाथ अपने बाजू को थामे देख उल्टे हाथ पे एक थप्पड़ घुमाकर इस आदमी के मुंह पर मारा। आदमी इस लड़की से 2 कदम दूर हुआ। तेरे बाप का क्या जा रहा है कमीने, शक्ल देख अपनी, बिलावल भी तुझसे ज्यादा हैंडसम है। और 2 बार हाथ लगाना लगाया ना हाथ और दोबारा हाथ लगाया तो हाथ काट कर कुत्तों को फेंक दूंगी। लड़की ने कहते ही रुख वापस मुस्तफ़ा की तरफ मोड़ा। अलबत्ता मुस्तफ़ा ने बाकायदा अस्तगफिरुल्लाह अदा किया। वो तो इस लड़की को सिनफ नाजुक समझ रहा था, मगर ये लड़की तो सिनफ आहंग बन गई। ऊपर से जबान माशाल्लाह। मुस्तफ़ा के हिलते लबों की हरकत तो लड़की पढ़ चुकी थी। बिलावल कौन बिलावल? बोनट पर बैठे आदमी ने अपने साथी की बेइज्जती पर गुस्से के बजाय अपना कन्फ्यूजन दूर करना जरूरी समझा। बिलावल शेख की रिजेक्ट महबूबा लड़की ने इस शख्स की बात पर अफसोस से कहा। ओह सॉरी। आदमी ने लड़की के अफसोस भरी नजरें खुद पर महसूस करते शर्मिंदगी से सर झुकाए कहा। तेरी तो कद। मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ा शख्स अपनी दोस्त को थप्पड़ पड़ने पर और दूसरे दोस्त की चुगलबाजियों पर उसे घूरते लड़की की तरफ गुस्से से गाली बकते बढ़ने लगा। जब मुस्तफ़ा ने अपना तनी रगों वाला मर्दाना हाथ इस आदमी के दरमियाने बाजू पर रखते इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा और सीधा पंच रसीद किया। आदमी दोनों हाथ नाक पर रखे बिलबिला उठा। पंच इतना जोरदार था कि बोनट पर बैठा आदमी फौरन अपनी जगह से उछला और लड़की के पास खड़ा थप्पड़ खाने वाले आदमी मजीद 2 कदम दूर हुआ। अलबत्ता पंच खाने वाला दोनों
घुटने सड़क पर टेके बुरी तरह से चीख रहा था। इसकी नाक से उबलकर खून जो निकल रहा था। अबे रुक तेरी तो। जीप की पिछली नशिस्त पर खड़ा आदमी अपने दोनों दोस्तों की बुज़दिली और एक दोस्त को पढ़ने वाले पंच को देखते फौरन जीप से कूदता मुस्तफ़ा की तरफ बढ़ने लगा। मुस्तफ़ा ने बेजारी से एक नज़र उसे देखा। इस आदमी के मुस्तफ़ा के पास आते ही मुस्तफ़ा ने अब एक एक इसके पेट के नीचे मेन पॉइंट पर रसीद की सादमी की तो दिन में तारे नजर आ गए। दोनों घुटने सड़क पर रखे वो भी अपने साथी के साथ बैठ गए। दोनों में फर्क बस ये था कि एक मुंह पर हाथ रखे बिलबिला रहा था, दूसरा पर दोनों हाथ रखे हुए, और आवाज तो बेचारे की ऐसे ना निकले जैसे वो गूंगा हो। लड़की ने दांत देने वाले अंदाज में सीटी बजाई। मुस्तफा फिर अपनी पोजीशन में दोनों हाथ जेबों में उड़साए खड़ा हुआ, जैसे वो तो यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आया था, इसने तो कुछ किया ही नहीं। अरे भाई सॉरी। बोनट से उछलने वाला आदमी उस मुस्तफा से माजरत करके वो चारों आदमी देखने में आवारा टाइप लग रहे थे। मुस्तफा एक नजर में देखकर उन्हें जान गया, लेकिन खासे डरपोक भी थे। वो सिर्फ लड़की को देखते इस पर अपना जोर चलाने की कोशिश में थे। मुस्तफा को देखते इनका जोश हवा में उड़ गया। क्या सॉरी साले, तेरे चचा का बेटा है ये, हमारा बदला लेने के बजाय माफी मांग रहा है। तो थप्पड़ खाने वाला शख्स गुस्से से अपने साथी से कहने लगा, चचा का बेटा नहीं, बुलडोजर की दुकान है, नमूने तेरे सामने है, मुझे नहीं नक्शा खराब करना अपनी शक्ल और जिस्म का। तुझे करना है तो कर, मैं बैठा हूँ यहाँ, जब जब हो जाए भाई तो बता देना, मैं लाश उठा लूंगा। इस आदमी ने पहले अपने साथी का ध्यान बाकी साथियों पर दिलाते मुस्तफा से आखिरी जुमला कहा, जिस पर मुस्तफा ने बकायदा सर को 2 दफा हिलाते इसकी बात मानने वाले अंदाज अपनाए और दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाते, बाजू को झटका देकर कड़ाके निकाले और गर्दन को दाएं बाएं हिलाते, गर्दन को भी अकड़ से आजाद किया। बस फिर क्या था, दोनों आदमियों जख्मियों के पसीने छूटे, उन्होंने नफी में सर हिलाते लड़खड़ाते एक दूसरे पर गिरते इस देहोकल के शिकंजे में आने से पहले ही जीप का रुक गया, जिस पर बोनट के पास खड़ा शख्स अपनी हंसी छुपाता। जीप स्टार्ट करने लगा जब मुस्तफा ने जीप के फ्रंट से इन आदमियों का चाकू उठाते पिछले नशिस्त पर बैठे आदमी जिसे लड़की से थप्पड़ पड़ा था, इसके दाएं हाथ को मार थामा और चाकू सीधा इसके हथेली के आर पार किया। इस आदमी को सन्नाटों की चीरती चीख हवेली में गूंजी। लड़की ने फौरन दोनों कानों पर हाथ रखे, क्रिस्टल ब्राउन सहमी आंखों से मुस्तफा के अमल को देखा। खून का फुवारा उबल उबल बहता बल बल बहता इस आदमी के पैरों को भी भिगो गया। उसके पास बैठा साथी जिसकी नाक से खून निकल रहा था, इस अमल पर बुदक कर सामने निशिस्त पर बैठते सहमी निगाहों से मुस्तफा को देखने लगा। आगे बैठे दोनों की निगाहें भी खौफ से फैल चुकी थी। मुस्तफा अपना काम करता वापस चाकू इस आदमी के हाथ में ही छोड़ता पलट गया। जीप पल में वहां से गायब हुई। तुमसे कह रहा हूँ, मुस्तफा इस लड़की की तरफ एक ही ड्रेस में कार का दरवाजा धाड़ से बंद करते पहुंच कर गोया हुआ। लड़की जो सड़क को देख रही थी नजरें उठाए मुस्तफा को देखने लगी। आपने इस आदमी के हाथ पर चाकू, लड़की ने कहते लब भी जो मुस्तफा ने क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खौफ की रमक देखते दूसरे पल नजरें हटाई। कोई नामहरम अगर मेरे खानदान की लड़की को मेरे सामने छुएगा, मैं इसके साथ ही अमल बार बार भी कर सकता हूँ। मुस्तफा ने कहते ही अपने कदम फिर कार के सिमत लिए। इस लड़की की जान हवा हुई। उसे तो लगा था मुस्तफा ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि मुस्तफा ने इस पर मुश्किल से 2 दफा ही नजरें घुमाई और चेहरा भी तो छुपा हुआ था, मगर वो कैसे भूल के वो चील की नजरें रखता था। वे भाई की मंगनी की वजह से अपसेट थी तो बस अपने फेवरेट प्लेस पर आ गए। मुझे नहीं पता था यहाँ पर ये लोग मुझे। इस लड़की ने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाते शर्म से सर झुकाए कहा, मैंने तुमसे वजाहत नहीं मांगी उफक जासिम दाऊद, और ये झूठी वजाहत उसे देना जो तुम जैसी नकली फेरी टेल की शहजादी को जानता ना हो। तुम्हारी वाहियात ड्रेसिंग बता रही है, तुम यहाँ अपने तस्वुर में खुद को मंजिल समझते हो खुश होने यहाँ आई थी। ये वजाहत सुबान को देना, वो शायद तुम्हारी बातों में आ जाए। मैं नाना जान और मामू जान को भी तुम्हारी लापरवाह अमल बता सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, तो मुझे वजाहत मत दो। मुस्तफ़ा ने दो टोक बात करते बात खत्म करनी चाहिए। उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो चार आदमी अगर इस फेरी टेल की नकली शहजादी की इज्जत पामाल कर देते तो क्या होता। इस लड़की ने हवेली से निकलने से पहले एक दफा भी इस बारे में ना सोचा। हवेली से इस वैली का फासला काफी दूर था। वो अक्सर अपनी फेवरेट प्लेस इस खूबसूरत वैली पर आती रहती थी, मगर दिन की रोशनी में सुबान या फराज के साथ शाम 6 बजे के बाद जवेरिया के अलावा किसी भी लड़की को हवेली से बाहर निकलने की इजाजत न थी, क्योंकि वो ऑफिस से कभी कभी लेट हो जाती थी, लेकिन वो भी सुबान या फराज के साथ ही होती थी। उफक की ख्वाहिश थी कि वो रात के वक्त वाइट तुर्किश गाउन में इस वैली की खूबसूरती को देखे, और ये मौका उसे आज हवेली में सबको बिजी देखते हुए मिल चुका था। जनान एरिया में सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स न होने ना लगे होने की वजह से वो अपने अमल में बआसानी कामयाब हो गई। जबकि अपनी चोरी पकड़ी जाने पर उफक का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख हुआ। उफक ने मास्क उतारे गुस्से से मुस्तफ़ा को देखा, जो अब कार की छत पर दोनों हाथ एक दूसरे में पेवस्त किए थे डरती सर्दी में इस खूबसूरत वेले को देख रहा था। मैं उफक अपनी वजाहत में कहने के लिए लब खोलने लगी, जब मुस्तफ़ा ने फिर इसकी बात काटी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तहज्जुद पढ़नी, मस्जिद पहुंचना, 1 मिनट से पहले गाड़ी में बैठो। मुस्तफ़ा ने कड़े तेवरों से कहा। उफक सुर्ख निचले होंठ को अपने दांतों में दबाए ठीठ बने वहीं खड़ी रही। मुस्तफ़ा 5 वक्त का नमाजी
तहज्जुद गुजार बंदा था, वो अपनी आदतों में देरी का कायल हरगिज़ नहीं था। खड़ी खड़ी फौत हो गई या फिर जहन्नुम का दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करे। मुस्तफ़ा की बर्दाश्त जैसे जवाब दे गई। उफ़क़ को घूरता हुआ धाड़ा। गहरी रात का मंजर था, जहाँ एक ब्लैक हैवी बाइक कफ़ीर हवेली से निकलती कश्मीर की सुनसान सड़कों पर रुख कर रही थी। ब्लैक पैंट और शर्ट पर ब्लैक की जैकेट में एक नौजवान बाइक की स्पीड आखिरी हद तक तेज करता, सिगजैग की शक्ल में सड़क पर डिजाइन बनाता हुआ हवा से बातें कर रहा था। चेहरा ब्लैक हेलमेट में कैद था, हाथों पर ब्लैक ग्लव्स और पैर ब्लैक ही जॉगर्स में मकीन थे। इतने में दाऊद हवेली से भी ग्रीन एंड ब्लैक हैवी बाइक हवा से बातें करते बिल्कुल इसी नौजवान की तरफ सड़क पर जिगजैग बनाती इस तक पहुंच रही थी। इस बाइक की आवाज पर नौजवान ने गर्दन मोड़े पीछे एक नजर देखा और फिर अपनी बाइक की स्पीड कम करते कुछ कम करते शायद इसका इंतजार करने लगा। इस बाइक पर नौजवान ब्लैक पैंट और शर्ट पर ग्रीन गरम जैकेट में मलबूस ग्रीन ग्लव्स हाथों पर चढ़ाए बाइक के हमरंग हेलमेट में अपना चेहरा कैद किए ग्रीन जॉगर्स पाँव में डाले हुए पहली बाइक के करीब हुआ तो अपनी बाइक की स्पीड कम कर गया। ब्लैक बाइक वाले नौजवान ने ग्रीन एंड ब्लैक बाइक वाले नौजवान को देखते दाएं हाथ से थम्स अप किया तो दूसरे नौजवान ने हेलमेट का शीशा ऊपर करते अपनी काली आंखों से इस नौजवान को देखते सर को कम करते दोबारा शीशा नीचे किया। फिर दोनों नौजवान ने दोबारा स्पीड आखिरी हद तक बढ़ाई, सड़क पर एक दूसरे के मुतरातिफ जिगजैग बनाते अपनी मंजिल का रुख किया। कफीर और दाऊद हवेली से निकले ये दो नौजवान कौन थे जो एक दूसरे के दुश्मन हवेली से ताल्लुक रखते, एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुक का मुजाहरा कर रहे थे। जिन हवेलियों में एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी की आग लगी थी, वो दो नौजवान इस हवेली वाले के सगे थे या एक दूसरे के। इन नौजवानों के दरमियान दुश्मनी, दुश्मन हवेली से ताल्लुक रखते हुए एक दूसरे से क्या ताल्लुक था। वो दोनों बाइक सवार सन्नाटे को चीरते कश्मीर की खूबसूरत सड़कों पर बाइक की आवाज़ से शोर मचाते एक मैदान में पहुंचे। वो मैदान बच्चों का क्रिकेट स्टेडियम मालूम होता था, जो छोटी चार दीवारी के बॉर्डर से किनारा किए हुए था। इनकी बाइक्स देखते मैदान के बाहर बैठे पख्तून अधेड़ उमर चौकीदार ने नफी में सर हिलाते मैदान का गेट दाएं बाएं करते खोला तो वो दोनों नौजवान हवा की रफ्तार से अंदर दाखिल हुए। गैरत नाम का चीज नहीं दोनों बगैरतों में। चौकीदार इन दोनों बाइक्स की हवा की स्पीड से खुद को बर्फ से महसूस करता। सुर्ख कालों से पठानी सेंट पे उर्दू बोला और अपनी जगह पर बरजमान हुआ। मैदान के अंदर बाइक्स ले जाते दोनों नौजवान हेलमेट सर से उतारे, बालों को माथे पर बिखरे बिखेरे हेलमेट को बाइक के फ्रंट पर उड़साते एक दूसरे को देखने लगे और फिर हमेशा की तरह दोनों के दाएं हाथ हवा में बुलंद हुए, एक हाई फाई करते उन्हें हाथों का सेकंड भी मौका बनाते एक दूसरे के मर्दाना हाथ से टकराए। वो शायद इनके मिलने का स्टाइल था, पर इन दोनों ने कदम एक मखसूस सेंटर में बीच की सिम बढ़ाए। इस मैदान में ऐसी बहुत सी बीच थी, मगर वो लोग इस बीच के करीब एक मखसूस बेंच पर बैठे और इस बीच को देखने लगे। बीच के बेंच के ऊपर लगे मैदान के बल्ब की रोशनी में अब इन दोनों के चेहरे हल्के हल्के वाजे हो रहे थे। तुम कब आए हो इस्लामाबाद से? ग्रीन जैकेट वाले ने रुख ब्लैक जैकेट वाले नौजवान की तरफ करते पूछा। जब तुम्हें मेरे आने की खबर मिली, ब्लैक जैकेट वाले ने गर्दन मोड़े जवाब दिया। मैं तुमसे 4 साल बड़ा हूँ, आप कहा करो। ग्रीन जैकेट वाले ने काली आंखों में खपकी लिए कहा। दाजी ने कहा, दाजी दा, दादाजी ना के दो। ब्लैक जैकेट वाले ने नागवारी से कहा। तुम सुधर जाओ। ग्रीन जैकेट वाले ने इसकी बात सुनते रुख वापस सीधा करते लंबी सांस खींचते कहा, मैं आते ही क्यों तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने के लिए आया। मुझे इस वक्त अपनी किसी गर्लफ्रेंड की बाहों में होना चाहिए था। ब्लैक जैकेट वाला सुनहरी आंखों में खपकी लिए बेजारी से खड़ा होता गोया हो, जबकि ग्रीन जैकेट वाले ने इसके झुंझलाने पर जैसे अपनी हंसी छुपाई। कफीस को अब बेशर्मी का ही तो काम करना रह गया। ग्रीन जैकेट वाले के लहजे में साफ तंज था, जिसे सुनते ब्लैक जैकेट वाले ने मुठियां भींचा जब्त किया। बेशरम बनना बेहतर है बुजदिल बनने से, लेकिन ये बात दाऊद नहीं समझेंगे। खुद तो निकाह में लड़की को रखे किसी और लड़की से मंगनी रचाने को तैयार बैठे हैं और एहतजाज करने पर रुखसती मांग लेते। हमें सिखाएंगे शर्म। ब्लैक जैकेट वाला इस दफा अपने हाथ का मुक्का बनाते बेंच पर मारता चीखा, जिससे बर वक्त ग्रीन जैकेट वाले ने अपना हाथ बेंच के आगे रोका। याजान खामोश हो जाओ, मैं मजबूर था तो मैं नहीं बता सका, मगर बर वक्त मैंने खबर आलम अंकल और मुकद्दस भाभी तक पहुंचा दी थी। और अपना गुस्सा काबू में रखो, सब ठीक हो जाएगा। ब्लैक जैकेट वाला शख्स कोई और नहीं, 22 साल याजान आजम कफीर था। कफीर खानदान का सबसे छोटा शहजादा, सुनहरी आंखों वाला, सफेद कश्मीरियों जैसी रंगत का मालिक, 6 फीट से निकलता कद, जिम करते एक बॉडी बिल्डर से वजूद रखने वाला, मखरून नैन नकुश वाला कफीर हवेली का आखिरी शहजादा। कैसे ठीक हो जाएगा कैसे? यजान ने कहते इसके मुंह पर बंश रसीद किया। ये यजान का बदला था, गुस्सा उतारने से रोकने के लिए। इस आफत के लिए दूसरा नौजवान हरगिज तैयार न था, वरना अपने शागिर्द से तो कभी न पड़ता। 5 साल से हम बिखरे हुए, मेरा बड़ा भाई जेल में है। फराज
शाजिम दाऊद, ग्रीन और ब्लैक जैकेट वाला फराज। शाजिम दाऊद था जो एक फाइटर ट्रेनर और बेहतरीन बाइक राइडर था। वो भी दाऊद खानदान के मर्दों में सबसे छोटा शहजादा था। सियाह आंखों वाला, निस्फ सेकंड में निशाना बांधने वाला, मगरूराना नैन नक्श का वजीह मर्द, 6 फीट 2 इंच के कद का मालिक, वजाहत का शाहकार, यज़ान आजम कफीर का बचपन का जिक्र दोस्त। यज़ान ने कहते ही फिर फराज पर हमला करना चाहा। अपने बहन भाइयों के लिए पागल होता यज़ान हमेशा ऐसे ही करता था, जबकि फराज इसकी झुंझलाहट और गुस्सा बमुश्किल जब्त करते। इसके वार को नाकाम कर गया। हदाद भाई 5 साल से हंसना मुस्कुराना भूल चुके हैं। मुकद्दस आपी की अचानक रुखसती और इशराक आपी, वो तो अपाहज, हम पल पल मर रहे हैं। मैं अगर मुस्कुराता हूँ तो मेरे अंदर का कोई गम देखे, वो नासूर देखे जो अपनों को जिंदा लाश बनते देखकर रोज मिलते हैं। और तुम कहते हो सब ठीक हो जाएगा, कैसे होगा बताओ मुझे। याजान ने फराज को धक्का देते खुद से दूर धकेला था और एक पैर हवा में बुलंद करता दूसरे पैर से फराज के मुंह पर किक मारने लगा। जब फराज ने फिर इसका वार नाकाम किया, फराज के जब्त का पैमाना लबरेज हो गया। अगर तकलीफ में कफीर हैं तो खुशियों के नगाड़े हमने भी नहीं बजाए। सुबान भाई अपनी मनकूहा से दिल पर पत्थर रखे दूर रहे। उन्हें कितनी मोहब्बत है भाभी, इस बात का मैं अकेला गवाह नहीं। फराज ने कहते ही अब याजान की टांग जमीन पर दे कर मारते। इस याजान के मुंह पर बंश रसीद किया। जवेरिया आपी के किरदार को आज भी लोग सवाली निशान बनाए हुए हैं। हम भाइयों पर क्या बीतती है तुम समझ सकते हो? नहीं, क्योंकि वो कीचड़ हमारी बहन पर उछली है, इज्जत पर दाग हमारी बहन के लगा है। फराज ने कहते ही निस्फ सेकंड से भी कम वक्त में यजान को सीधा करते यजान के मुंह पर दूसरा बंश रसीद किया। यजान जमीन पर मुंह के बल गिरने वाला था, मगर अपने दोनों हाथों को बर वक्त जमीन पर टिकाते सुनहरी आंखों में नागवारी लिए वापिस एक ही जस्त में सीधा खड़ा हुआ फराज पहले किसी को छुड़ाता नहीं था। ये बात फराज के लिए मशहूर थी, मगर जब कोई उसे छेड़ दे तो फिर फराज को भिड़ने से कोई रोक नहीं सकता था। इतरत से इसका शौहर गाफिल है, 5 साल से, और हमारी बहन हिजर काट कर तुम्हारी हवेली लौटी है। इशराक भाभी यासिर भाई की बीवी है। इशराक भाभी के साथ जो हुआ वो सिर्फ हादसा था। मुस्तफ़ा भाई इतरत को हमेशा याद करते रहते हैं, कभी कहते नहीं, पर अपनी इकलौती बहन की परछाई तक को देखने के लिए तरस गए हैं। बस उफक, कंदील और मैं ही हूँ जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ अब तक, मगर हम भी तुम्हारी तरफ अपनों की तकलीफ में सुलग रहे हैं। मेरे यार फराश ने तहम्मुल से काम लेते यजान के कंधे पर हाथ रखते कहा। फराज की बातों पर यजान ने लब खींचा, लेकिन वो फिर अपना हाथ उठाने से बाज न आया। इसने दूसरे बंश का बदला लेते फराज के मुंह पर फिर बंश रसीद किया करना चाहा, मगर फराज तैयार था। इसने यजान के बंश को नाकाम बनाया। उस्ताद से सीखा, इस पर नहीं आजमाते। अभी अपना मुंह दुरुस्त कर कमीने। फराज ने यजान के हाथ को झटका देते कहा। फराज ने यजान से दोस्ती खत्म ना करते अपने खानदान से अपनी दोस्ती छुपाए। यजान को फाइटिंग ट्रेनिंग दी थी, तो यजान ने भी अपने खानदान से दोस्ती छुपाए फराज से ट्रेनिंग ली थी। इनकी दोस्ती बचपन से ही मिसाली थी, और अब 5 सालों से दुश्मनी के बाद इस मैदान में जहां कफीर और दाऊद खानदान के लड़के क्रिकेट खेलने बचपन से जवानी तक के दौर आते जा रहे थे, वहां मिलने लगी इस बेंच से इनकी बहुत सी यादें मुंसलिक थी। तभी हमेशा यहीं आकर मिलते थे। वो बज़ाहिर अपने खानदानों के सामने एक दूसरे से नफरत का इजहार किया करते थे, मगर वो जानते थे 5 साल पहले जो हुआ इसमें इनके खानदानों का कोई कसूर नहीं। कसूर तो इस शख्स का था जो ऐसे हालात पैदा कर गया कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, और इन दोनों को इसी शख्स का पता लग पाना था। यजान के मोबाइल की रिंगटोन बजी। यजान ने पैंट से मोबाइल निकालते हुए सामने लहराया। फराज ने एक नजर यजान को देखते सर झटका। यस बेबी। यजान ने कान कॉल से लगाते फराज को एक आंख फेंकी। मतलब साफ था इसकी गर्लफ्रेंड की कॉल थी। फराज ने बेजारी से आंखें घुमाई। एक भाई को दुनिया फरिश्ता कहती थी हन्नान, तो दूसरे को विलन हदात, जिन्हें लड़कियां दूर से देखते ही आंखें सेकती थी, मगर इनके करीब आने की किसी भी लड़की में हिम्मत न थी। एक की नेकनियती की वजह से और दूसरे के गुस्से की वजह से। मगर एक ये था यजान आजम कफीर, हमेशा लड़कियों में घिरा रहने वाला। ऐशो इशरत कबासी, फराज ने दिल में सोचा। ओके, मैं कल मिलता हूँ तुमसे, यजान ने कहते ही कॉल कट कर दी। शायद दूसरी तरफ कोई सिन पे नाजुक इससे मिलने को बेताब थी। ये कौन है अब? फराज ने एक आईब्रो ट्रेस करते हुए दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए कहा। मेरी गर्लफ्रेंड, यार और कौन? यजान ने कहते कंधे उचकाए। 15 दिन पहले तो शीजा तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, और अब ये मिशाल। फराज को जैसे यजान का कुल अंदाज पसंद न आया। शीजा अपनी एंगेजमेंट में बिजी थी और ये मिसाल कब से बेचारी वेटिंग लिस्ट में थी, तो मैंने सोचा उसे मौका दो। लड़कियों की खुशबू अपने इर्द गिर्द मुझे ऑक्सीजन की तरह जरूरी है, और कौन कम वक्त भरी जवानी में मरना चाहेगा। यजान ने तफसील देते अपनी कमजोरी बताई। फराज इस कमीने को देख कर रह गया। सही कहते थे आजम अंकल, इसके दिमाग से शैतान भी पना मांगे अपनी गर्लफ्रेंड की मंगनी का दुख मनाने के बजाय इसकी जगह किसी और को सेट कर गया। 100 कमीने मरे होंगे तो तू एक पैदा हुआ होगा। फराज के दिमाग और जुबान दोनों ने फतमा दिया। बस यार, सिर्फ 100?
I am very disappointed with me. याजान ने खुद पर ही अफसोस किया। तुझे मोहब्बत नहीं होती क्या इनसे? फराज ने सवाल किया। किसने कहा? मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है और इस जज्बे से तेरा भाई हमेशा भरमार रहता है। याजान ने फराज के गले में बाजू डालते उसे समझाया। हमें इस दुनिया में मोहब्बत करने के लिए ही भेजा गया है, तो बस मोहब्बत करो और मोहब्बत ही करो। याजान ने आह भरते दूसरे हाथ से विशाल की तस्वीर अपने सामने लहराते कहा। बेटा, मोहब्बत का अंजाम कभी कभी पॉजिटिव भी निकलता है, फराज ने शरारत से कहा। जिसे समझते ही आसान ने फराज के गले से हाथ खींचा। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे शहीद नहीं होना। अब ऑल फोल मत बक, क्या पता तेरी काली जबान सच हो जाए। यासान ने दोनों कानों को हाथ लगाए बाकायदा कहा। तो फिर मेरी दुआ है तुझे जल्द मोहब्बत हो जाए ताकि तू इधर उधर मुंह मारने से बाज आ जाए। फराज ने बाकायदा हाथ उठाकर दुआ की। बेटा, तू मोहब्बत की नहीं शादी की दुआ दे रहा है और तू बहुत खतरनाक दे रहा है। इस बात में तेरा कत्ल भी कर सकता हूँ। याजान ने फराज को धमकाया। बच्चों का खेल नहीं फराज, शाजिम दाऊद को मारना। फराज ने गर्दन अकड़ा कर कहा। बच्चा? मुझे बच्चा कहा तूने? कमीने अगर लड़की होता ना तो तेरी गोद में बच्चा दे देता मैं। याजान ने सुर्ख नाक से नागवारी से कहा। मैं अगर लड़की होता तो मेरी चॉइस इतनी भी खराब ना होती। फराज ने भी कंधे उचकाते फिर याजान को आग लगाई। तू जलता है मुझसे? तुझे कोई लड़की घास नहीं डालती ना? याजान फराज को मुस्कुराता देख कर बोला। तेरी सोच है। फराज एकदम मुस्कुराया, आंखों के सामने एक लड़की का हवाला लहराया। फराज की मुस्कुराहट को यजान ने मशकूक निगाहों से देखा। कौन है वो? यजान मुद्दे पर आया जबकि फराज एक दफा फिर गड़बड़ाया। फराज ने संभलते हुए पूछा। वही जिसे सोचते तेरे कमीने चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही। यजान ने कहा। तेरी नजरें ही खराब है। फराज ने नागवारी सजाई यजान को छिड़का। माड़ा, तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया तो निकलो उधर से। चौकीदार ने बेसारी से इन दोनों को देखते गेट के पास से आवाज लगाई। वो चौकीदार इन दोनों से हमेशा बेजार रहता था और रात को उन्हें इस वक्त यहाँ देखते मशकूक निगाहों से घूरता रहता था, क्योंकि यसान और फराज के चिपकने के अंदाज से उसे इन दोनों का ताल्लुक मशकूक ही लगता था, जिस पर काफी दफा फराज ने गलतफहमी भी दूर करनी चाहिए। मगर वो चौकीदार तो कुछ सुनने को रजामंद ही ना था, तो इन दोनों ने भी इसके शक को भाड़ में डाल मजीद घेरा किया। ये चौकीदार 3 साल पहले तब्दील हुआ था, वरना पहले वाले चौकीदार अंकल तो याजान और फराज पर जान छिड़कते थे। इसीलिए वो इस नए चौकीदार को भी ताकीद कर कर गए थे इन दोनों के लिए हमेशा मैदान का गेट खोलने की। मगर वो उस चौकीदार की नज़र में बदनाम थे, तो क्यों ना अच्छे से होते। अलबत्ता चौकीदार ने अब तक इनका मुकम्मल चेहरा नहीं देखा था, वरना गुर से पता होता ये दाऊद और कफीर खानदान के सपूत हैं तो फिर तो इसकी जबान ही सिल जाती। इन खानदानों के रोब और दबदबे से भला कौन ना वाकिफ था। यहाँ और इन दोनों ने भी अपनी शनाख्त को छुपाना ही मुनासिब समझा। फराज और याजान के चेहरे पर कमीन की भरी मुस्कुराहट बिखरी और दोनों फौरन बाइक की तरफ जाते। अपनी अपनी बाइक पर सवार चौकीदार के करीब आकर बाइक रोककर दोनों फिर हेलमेट के शीशे पीछे कर गए। डार्लिंग, बाकी रोमांस परसों करेंगे। याजा ने पास बाइक पर बैठे फराज के हाथ को अपने हाथ में लेते दूसरे हाथ से फराज के हाथ पर डिजाइन बनाते कहा। ओके जाने मन। फराज ने याजान के हाथ को झटका देते इसकी उंगलियों को लबों से लगाते कहा। चौकीदार का पठान चेहरा शर्म से लाल हुआ, जिसे देखते याजान और फराज ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। तुम बगैर तो निकलो यहाँ से। चौकीदार शर्म और गुस्से से इनकी बगैरती पर गिर जा। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।